नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध के बीच में चीन ने यहां पर तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन के 17 सैन्य विमानों और 7 नौसैनिक जहाजों की गतिविधियां ताइवान के आसपास देखी गई हैं। मंत्रालय के अनुसार 17 में से 8 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य के मध्य रेखा पार की और ताइवान के दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। चीन की इस सैन्य गतिविधि के जवाब में ताइवान की सशस्त्र सेनाओं ने स्थिति की निगरानी की और अपने विमानों, नौसैनिक पोतों और तटीय रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर जवाबी कार्रवाई की। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एशिया में जंग चल रही है। तो थाईलैंड कंबोडिया युद्ध के बीच में चीन ने यहां पर तनाव बढ़ा दिया है। जिस तरीके से चीन की गतिविधियां देखी जा रही हैं, ऐसे में ये तनाव अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ताइवान के आसपास यहां गतिविधियां देखी गई हैं। चीन के 17 सैन्य विमान ताइवान सीमा पर नजर आए हैं। चीन ने ताइवान के पास यहां 17 फाइटर जेट और 7 जहाज भेजे हैं। ताइवान ने निगरानी कर जवाबी कार्रवाई की है। अब देखिए, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उसी बीच अब चीन ने यहां पर हलचल बढ़ा दी है। ताइवान के पास जिस तरीके से अपने फाइटर जेट और 7 जहाज यहां पे भेजे हैं चीन ने, उसके बाद तनाव बढ़ गया है। ताइवान ने भी यहां पर निगरानी बढ़ाई है और इसी के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू करना अब देखा जा रहा है। यहां पर लगातार यहां पर जिस तरीके से चीन पहले ही कंबोडिया के समर्थन में था, तो वहीं अमेरिका थाईलैंड के समर्थन में था। उसके बाद अब ये बड़ी हलचल देखी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, अब तक जो तनाव देखा जा रहा था सीधे तौर पर यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में देखा जा रहा था, लेकिन चीन की कुछ गतिविधियों ने यहाँ पर तनाव और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब हालात कुछ और ही बन गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिक जो है वो मानी जा रही है। जिस तरीके से ताइवान पर जो है ताइवान के आसपास के इलाके में फाइटर जेट्स को भेजना, उसके साथ साथ युद्धपोत भेजना, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं चीन को इस चीज की शंका है। जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें अभी शांति वार्ता को लेकर जो है वो चीजें देखी जा रही हैं, वहां पर चीन जो है अगर देख रहा है कि अगर थाईलैंड को समर्थन अमेरिका देता है वहां पर अपने, क्योंकि अमेरिका थाईलैंड को पहले भी हथियार देता है, तो ऐसे में फिर चीन जो है वो उस इलाके में, ताइवान के इलाके में जो है वो घुसने का प्रयास कर सकता है। और ये नया नहीं है, काफी लंबे समय से ताइवान को लेकर धमकियां देता आया है चीन, और चीन की मंशा ताइवान को हथियाने की है। मगर थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध के बाद जो है ये देखा जा रहा है कि चीन थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होकर उस इलाके में अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है। अब ये खाली बल प्रदर्शन है या फिर इस पे चीन जो है वो हमला कर सकता है ताइवान पे, ये हालांकि देखना होगा। मगर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आशंका इस चीज की है कि ताइवान के इलाके में भी चीन जो है कोई हरकत कर सकता है। इसीलिए उसने अपना समुद्री बेड़ा और उसके साथ साथ फाइटर जेट जो है वहां पर स्क्रैम्बल करवाए हैं। अब इसके बाद अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से क्या कुछ रुख देखा जा सकता है अजय? देखिए, अमेरिका सीधे तौर पर हथियारों का एक्सपोर्ट जो है वो थाईलैंड को करता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ताइवान को भी अमेरिका का समर्थन जो है वो मिला हुआ है, और कई ऐसे देश हैं जो ताइवान के समर्थन में हैं। तो ऐसे में चीन क्या इतनी हरकत कर सकता है, इतनी कोशिश कर सकता है वो किसी भी तरीके से ताइवान पर हमला करे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि अगर इतिहास देखें तो चीन की हमेशा कोशिश यही रहती है कि वो युद्ध में ना उतरे, क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी ताकत है वो दरअसल सिर्फ लोगों को डरा कर रखना चाहता है। उसके हथियारों के जखीरे, तमाम मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसका प्रदर्शन करके जो है वो दुनिया के कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो करता रहा है। युद्ध में चीन कभी उतरने का प्रयास नहीं करेगा। उसे पता है कि युद्ध में उतरकर जो सीधा कॉन्फ्लिक्ट लेना है उसके लिए वो नुकसानदायी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। जो उसके सपने हैं एक सुपर पावर बनने की, उसमें एक बड़ा नुकसान जो है ये हो सकता है। फिलहाल अगर इसी बीच हम बात करें यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर क्या हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं?
देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदों पर लगातार जो है वो जंग के आसार जंग जो है वो चल रही थी। हालांकि कल जो बातचीत का सिलसिला शुरू होने की बात हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि शायद जो है अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मीडिएशन करके वो इसे खत्म कराने का प्रयास करेगा, ट्रंप करेंगे। मगर वो जब तक हो नहीं जाती वो तब तक देखना होगा, क्योंकि ट्रंप ने दावे तो कई किए, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वार हो, चाहे वो इजराइल हमास की वार हो, और उसमें भी काफी दावे कई बार किए गए, मगर उसका कोई फायदा जो है वो देखने को नहीं मिला। अब कंबोडिया थाईलैंड में क्या सीजफायर होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होना बाकी है, जब दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद क्या सीमा विवाद जो बन गया है, क्योंकि पहले ये जो मामला था कंबोडिया थाईलैंड के बीच में, वो सिर्फ एक मंदिर का था, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, जिसको लेकर दोनों ही देश अपना अपना जो है वो हक जताते थे। मगर अब वो वहां तक नहीं रहा है, बल्कि अब ये सीमा विवाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। अगर इसी के साथ अजय बात की जाए तो अभी जिस तरीके से कंबोडिया ने कोशिश की थी कि सीजफायर पर सहमति बन जाए, लेकिन थाईलैंड जो है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको समर्थन पीछे से जिस तरीके से मिल रहा था, उसके बाद वो खुद को काफी मजबूत महसूस कर रहा था और इसीलिए सीजफायर को लेकर मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में आगे बातचीत कैसे संभव है? देखिए, थाईलैंड को एक चीज समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो 4 दिन बाद सही समझनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि थाईलैंड जानता है कि वो जितना लंबे समय तक जंग लड़ेगा, उसका इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से शैटर कर जाएगी। क्योंकि थाईलैंड में जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है, इकोनॉमी जो उसकी मजबूत करता है, वो टूरिज्म है। और अगर जंग होती है, जंग के बाद जो है वो उस देश को वापस पटरी पे लौटने के लिए कम से कम 10 साल का वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में काफी नुकसान जो है उसे होगा और उसकी इकोनॉमी जो है पूरे तरीके से शैटर कर जाएगी। तो इसीलिए दोनों ही देशों को इस चीज में रजामंदी बनाने के सिवाय और कोई राय जो है वो नहीं बन पाएगी। बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से हालात लगातार यहाँ पर बदलते जा रहे हैं, चीन और ताइवान के बीच में भी अगर हम देख लें, अमेरिका इस वक्त चारों तरफ फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर जो है वो नजर आने लगेगा। और अभी इस चीज़ को लेकर कोई टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने नहीं आ रही है, तो कैसे वो इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे? जिस तरीके से एक तरफ वो इजराइल को भी समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो थाईलैंड को भी समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ वो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, तो कैसे सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त करते नजर आएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना अवार्ड शायद नजर आ रहा है, इसलिए वो हर युद्ध में कूदकर इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको एक अवार्ड की वो अपेक्षा कर रहे हैं, उस ऑनर को वो चाहते होंगे, शायद ये वजह हो सकती है। मगर देखिए, युद्ध जब चल रहा है तो किसी ना किसी को मीडिएशन के लिए सामने आना पड़ेगा, और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है। तो ऐसे में उसकी कोशिश ये है कि वो हर किसी को ये कह रहा है कि आप ट्रेड नहीं करूंगा अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा ही चीज जो है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी कराने की कोशिश की गई है। अब इन दोनों देशों ने फैसला लेना है। जंग किसी भी तरह से जो है वो एक इलाज हल नहीं हो सकती। तो ये भारत की एक जो लाइन है वो रही है। भारत इसी चीज के ऊपर विश्वास भी करता है। भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस चीज की अपेक्षा की गई है कि दोनों देश बैठकर बात करें। मगर क्योंकि मामला दोनों देशों के दरमियान है, जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं, जब तक इस पर बात करके इस हल को नहीं निकालेंगे, तब तक इसके सुलझने के या जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे, जब तक पूरे तरीके से जंग खत्म नहीं होती। और दूसरी चीज, जब किसी भी देश को हथियारों की सप्लाई कंटिन्यूसली मिलती रहती है, अगर हथियार मिलते रहेंगे तो फिर इस युद्ध को विराम लगने में समय लग सकता है। आप देखिए, यूक्रेन एक छोटा सा देश था, मगर जिस तरीके से नाटो कंट्रीज का समर्थन उसे मिलता रहा, अमेरिका से हथियार मिलते रहे, तब तक वो रशिया जैसे बड़े मुल्क के सामने खड़ा है, अड़िग है और लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। चाहे यूक्रेन पर हमला करते समय रशिया 300 ड्रोन भेजता हो, कई मिसाइलें मारता हो और उसके 10% ही वो जवाबी कार्रवाई में कर पा रहा हो, मगर बना हुआ है युद्ध में। तो इसी तरह से जब तक इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं अगर हथियारों का सिलसिला जो है अगर मिलता रहेगा, हथियार मिलते रहेंगे, तो इन दोनों देशों के लिए यकीनन जो युद्ध है वो खत्म नहीं होगा, फिर वो चलता रहेगा। अब इसीलिए चीन या फिर यूएस दोनों अगर पीछे रहें और इन दोनों देशों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करें, तो लगता है कि फिर युद्ध खत्म हो सकता है।
लेकिन फिलहाल अगर जिस तरीके से हम चाइना के अलग अलग जगहों पर जो रोल देख रहे हैं, अंदर खाने से जिस तरीके से वो मदद पहुंचा रहे हैं, अभी हाल ही में हम चर्चा भी कर रहे थे अजय, जिस तरीके से यहाँ पर रूस को मदद दी जा रही थी, ऐसे में यहाँ पर अब ताइवान को लेकर जो दबाव बनाने की कोशिश है चीन की तरफ से की जा रही है, तो क्या केवल ये यहीं तक स्थित है या फिर इसको हम ये भी माने कि ये एशिया में दबदबे की एक बड़ी रणनीति है चीन की? देखिए, चीन की हमेशा से कोशिश रही है विस्तार की। चीन हमेशा यही चाहता है वो किसी भी तरीके से अपनी सरहदों का विस्तार करे। अगर आप देखें तो चीन एक तरफ पाकिस्तान में फैलने का प्रयास कर रहा है, एक वक्त वो भी था जब वो भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप वहाँ नेपाल की तरफ चले जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स हैं वहां चले जाएं, बांग्लादेश में पाकिस्तान के जरिए चीन की एंट्री वो हुई है। ये तमाम चीजें जब वो चीन कर रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जो सरहदें हैं उसको बढ़ाना है। बाकी जो मुल्क हैं आसपास के, खासतौर पे जो छोटे मुल्क हैं उन पर कब्जा जमाना है। कब से वो ताइवान पर कब्जा करने की जो है वो सपने देख रहा है। इसी तरह से आप देखें तो तिब्बत पर वो जबरन कब्जा करके बैठा है और वो चाहता है कि उसे वो चीन में कन्वर्ट कर दे। तो ये तमाम चीजें जो कर रहा है चीन, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति है, जिसे भारत ने यहाँ पर रोका है। अमेरिका जो है वो एक तरफ जो है वो एक बड़ी कहीं ना कहीं अड़चन चीन के लिए है। तो ये वजह है कि चीन जो है वो कर नहीं पा रहा, मगर उसकी कोशिश पूरी है कि वो साउथ एशिया में फैलकर अपने आप को विस्तार कर सके। इसीलिए चीन, अगर आप देखें तो जब थाईलैंड और कंबोडिया में जंग चल रही है तो वो अपने ताइवान को अपना बनाने के सपने को पूरा करने के लिए वहां पर फाइटर जेट्स और समुद्री जहाज जो है वो भेज रहा है। ठीक है अजय, एक अंतिम सवाल यही कि भारत पर इन सब का क्या असर हो सकता है और भारत का क्या रोल हो सकता है इस तनाव के बीच में? देखिए, भारत जिस तरीके से वासुदेव कुटुंबकम की नीति को लेकर चलता है कि पूरा विश्व जो है वो एक है और एक परिवार की तरह है और उसमें शांति बरकरार रहे, उसको लेकर हमेशा भारत ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई है। उस चीज का लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। मगर उसके साथ साथ भारत इस चीज के खिलाफ है कि किसी भी तरह से किसी के भी खिलाफ जो वायलेंस है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को भारत ने दिखाया है, चीन को भारत ने दिखाया है। जब गैलवान में चीन जो है वो कब्जा करना चाहता था, वहां पर घुसने की उसने प्रयास किए। तो ये बड़ी साफ बात है, भारत नहीं चाहता किसी से टकराव हो, मगर अगर कभी टकराव के लिए कोई कारण बनता है, आतंकवाद है या फिर भारत की सरहदों को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो भारत उसमें चुप नहीं बैठेगा। ये भी बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि भारत की जो ताकत लगातार सैन्य ताकत बढ़ी है, डिफेंस जो है मजबूत हुआ है और उसके साथ साथ अब भारत ने एक नारा ये भी दिया है कि अब वो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर जो है वो अपनी सरहदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो ये एक संदेश जो है वो चीन, पाकिस्तान और ऐसे देशों को है जो यहाँ पर हालात खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा अजय आपने, और भारत की बदली रणनीति बेहद महत्वपूर्ण थी इस समय के लिए और बहुत ज़रूरी भी थी, और ये बदलाव भी काफ़ी सही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।